अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर, फ़ातिमा नदीम और हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा है आलिया बुखारी। किस्त नंबर 18। शहवार। उसने पुकारा तो धीरे से ही था, लेकिन वो बहुत बुरी तरह चौंकी। सैफ सामने ही खड़ा था और उसके अकब में कमरे का दरवाज़ा अध खुला था। किसी के कमरे में आने से पहले कम से कम दस्तक ज़रूर दे लेते हैं। वो नागवारी से जताए बगैर नहीं रह सकी। तुम भूल रही हो कि ये कमरा मेरा भी है। कभी कभी आने वालों के मुंह से हक़ मलकियत का दावा बहुत अजीब सा लगता है। उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। एक ठंडी सांस लेते हुए वो ठीक उसके सामने वाले सोफे पर बैठ चुका था। और वैसे भी हमारा ताल्लुक़ कितना भी बेमानी सही है तो एक हकीकत ही। लोग तुम्हें मेरी बीवी की हैसियत से ही जानते हैं। आखिर सारा रोना इसी बात का तो है। नफ़रत की हदूद से गुजरता हुआ वही जहरीला लहजा। कोई हल्की सी खुश उम्मीदी भी दिल के साथ नहीं बंधी थी, फिर भी उसकी फितरी हसासियत पर बड़ी गहरी चोट पड़ती थी। कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरी तरफ से, तुम्हें पता है। आज़ादी भी तो नहीं है। वो बेचैन सी होकर खड़ी हुई। सब तुम्हारी और मेरे बाप की मिली भगत है। हाथ पांव बांध दिए हैं तुम लोगों ने मेरे। कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो जाऊंगी अगर तुमसे तलाक लेती हूँ। ये पाबंदी भी मेरी तरफ से नहीं है, सादिक चचा की तरफ से दी हुई सज़ा है, जिसे तुम्हारे साथ मैं भी भुगत रहा हूँ। सैफ का लहजा बेतासुर था। शहवार ने गौर से उसकी तरफ देखा। शायद यह भी इस जबरी कैद से थक चुका है। एक खुशगवार इम्कान ने सर उठाया। तुम चाहो तो ख़त्म कर सकते हो इस सूरत हाल को। वो क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा? नाराज़ ही तो होंगे ना, होने दो। वैसे भी अब कितनी ज़िंदगी बाकी रह गई है उनकी। तुम एक करीबुल मर्ग शख्स की खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान। दबा दबा सा जोश उसके लहजे से झलक रहा था। सैफ ने हैरत से उसकी तरफ देखा। यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपने बाप के लिए बात कर रही हो। मैं हकीकत पसंद हूँ और हकीकत यही है कि वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। मेरे लिए ना सही, अपने लिए सोचो। क्या मिला है तुम्हें मुझसे सिवाय तकलीफ़ के? सारी कड़वाहट के बावजूद सैफ को पता नहीं क्यों हंसी आने लगी। इतनी हमदर्दी कब से हो गई तुम्हें मुझसे? असल बात क्या है शहवार? अपनी जगह से उठकर वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका लहजा मानी खैज था। ये जो तब्दीली तुम में अचानक आई है, ये महज मेरी हमदर्दी में नहीं है, कुछ और ही है जो पसे पर्दा है। बेहतर होगा असल बात बताओ। उसका अंदाज इतना हतमी था जैसे उसे अपनी बात के सच होने का 100% यकीन हो, और उसे था भी। शहवार ने उन खोजती निगाहों को अपने अंदर तक उतरते हुए महसूस किया था। इतनी जल्दी भला मैं कैसे पकड़ी जा सकती हूँ? खुद को संभालते हुए उसने जैसे खुद को तसल्ली दी। सब तुम्हारी गलत फहमी है, मेरे हाथ में है ही क्या? तुमसे तलाक लेकर भी कौन सा फ़ायदा उठा लूँगी मैं? सड़क पर आ खड़ी होंगी। एक फूटी कोड़ी वो मुझे देने वाले नहीं हैं। सब कुछ तुम्हें बख्श चुके हैं। फ़ायदे में तो तुम ही हो, फिर भी इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो। एक तयशुदा सी शिकस्तगी वो खुद पर तारी किए हुए थी, उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। बदमिजाजी के वो बदतरीन मुजाहरे जिनसे घर के दरो दीवार गूंजते थे अभी कल ही का किस्सा थे। तो तुम अभी फ़िलहाल नहीं बताना चाहती कि तुमने क्या ठानी है? ठीक है। घड़ी पर निगाह डालते हुए सैफ ने अपना इसरार मौकूफ़ किया था। उसका वक्त कीमती था और वो अपनी कमिटमेंट्स में हमेशा दयानतदार रहा था। लेकिन एक बात मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ शहवार, कि ये रिश्ता सादिक चचा की ख्वाहिश पर कायम हुआ है और मैं उन्हें कभी भी कोई तकलीफ़ पहुँचने नहीं दूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो महज एक करीबुल मर्ग शख्स नहीं है। एक बार फिर उसे जैसे हरी झंडी दिखाकर वो दूर जा खड़ा हुआ था। मायूसी, गुस्सा, बेबसी, वो सारे मनफी जज्बात जिन्हें आजकल वो बड़ी हद तक भुलाए रखती थी, फिर से अंदर कहीं उबलने लगे थे। घेरा फिर से तंग हुआ। वो हाथ के फासले पर मुस्कुराती हुई मनचाही ज़िंदगी से दस्तबरदारी अब आसान नहीं रही थी। तनवीर की मोहब्बत का खुमार इस बार पहले से भी कहीं गहरा था। वो एक बार ठोकर से सब कुछ उड़ा चुकी थी, सो दूसरी बार? तुम मुझे ज़बरदस्ती कैद नहीं रख सकते सैफ। नफ़रत है मुझे तुमसे, अपने बाप से, दुनिया के हर उस शख्स से जो मेरी खुशियों के आड़े आएगा। सुन रहे हो ना तुम? नफ़रत है मुझे तुमसे शदीद तरीन। नीचे जाते हुए सैफ अल इस्लाम के पीछे वो सीढ़ियों की ऊपरी रेलिंग तक आई। लाउंज में खड़ी रफ़िया बेगम ने एक उकताई हुई निगाह उस बेतकान चीखती हुई औरत पर डाली। आज फिर पड़ गया दौरा। क्या ज़रूरत है उससे उलझने की? अपने नहीं तो मेरे हाल पर ही रहम करो। मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है अब ये सब। वो महज उन्हें खुदा हाफिज़ कहने के लिए रुका था, लेकिन इतनी देर में वो सारे ही गिले शिकवे मौजूद थे जिनका अजाला करने का वक्त भी निकलता जा रहा था। अगर तलाक नहीं देते तो उसे वापस उसके माँ बाप के घर ही भेज दो। आपको पता है कि ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है।
उसे जाने की जल्दी थी। रफ़िया बेगम ने बमुश्किल ही खुद को मज़ीद कुछ कहने से रोका। ये बड़ा पुराना रोना था और कम अज़ कम जब वो अपने काम के लिए निकल रहा होता था तब उन्हें ये दिल दुखाती बातें छेड़नी अच्छी भी नहीं लगती थी। अच्छा बस अब जाओ खैर के साथ। घर के बैरूनी दरवाजे तक उसके साथ आते वो खुद पर पूरी तरह काबू पा चुकी थी। सैफ ने बहुत मोहब्बत से उनकी जानिब देखा। इस सारे किस्से में सबसे ज़्यादा वही पीसी थी। इतने बड़े घर में कैदे तन्हाई काटती थी और शहवार को झेलती थी। अल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करेगा, आप बस टेंशन मत लिया करें। करने दें उसे जो वो करती है, तवज्जो ही ना दें। बहुत नरमी से धीरे धीरे वो उन्हें तसल्ली दे गया और उन्होंने भी शायद उसका दिल रखने के लिए ही इस बात में सर हिलाया था, मगर अपनी अपनी जगह उन दोनों को ही अपनी कही और सुनी बात पर 1% भी यकीन नहीं था। हारून ने बेसाख्ता ही उंगलियों से माथे को छुआ। ज़ारा उसके करीब ही बैठी थी। मैं सच कह रही हूँ हारून, मैंने खुद सुना था समिया को अपना नाम लेते हुए, और ये पहली बार नहीं, कई बार मुझे उसकी बातों में अपना नाम आता महसूस हुआ है। वो तो मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी बात के पीछे पड़ूं, वरना अब तक पता भी चल जाता कि वो क्या बातें करती है। अब खुदा के लिए ये स्टार प्लस की ड्रामा वाली हरकतें शुरू मत करना, जहाँ लगता है कि हर शख्स दीवार से कान लगाए खड़ा है, हर मिस्ट्री इसी तरह हल होती है वहाँ। मेरे लिए तो यही ड्रामा बहुत है जो इस घर में चल रहा है। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई थी, लेकिन फासला इतना कम था कि ज़ेरे लब कहीं बात सुनी जा सकती थी। मेरे घर वालों को इतनी फजूल सी तशबीह मत दो तुम। साफ ज़ाहिर था कि उसे इतनी सी बात भी बुरी लगी है। अपने इस मुख्तसर से ख़ानदान के बारे में वो इतना हसास था कि उसके होंठों से निकली हर बात पकड़ता था, लेकिन इस वक्त वो भी थोड़ा सा बुरा मनाए बैठी थी। आपके घर वाले मेरे भी कुछ लगते हैं और ये बार बार मुझे इस तरह अलग मत खड़ा किया करें। कमाल है, एक सीधी सी बात भी कहीं सुनी नहीं जा सकती। वो खफकी से कहती हुई उठने लगी थी कि हारून ने बढ़कर उसका हाथ थामा। ये नाराज़ होना कब से सीख लिया तुमने? अब तो लड़ने के बहाने ढूंढने लगी हो। अच्छा कहो क्या कहना है? वो बड़ी मोहब्बत भरी ताबेदारी के मूड में था। ज़ारा के चेहरे पर शर्मीला सा तासुर फैलने लगा। मैं क्या लड़ूंगी किसी से, मुझे तो लड़ना आता भी नहीं है, इसीलिए तो समिया तुम्हारे खिलाफ साजिशें करती फिरती है और तुम उसका मुंह तोड़ जवाब भी नहीं दे पाती। यही गम है ना सारा? अपनी बात कहते हुए वो बड़े ज़ोर से हंसा, लेकिन वो अपना मजाक उड़ाए जाने पर भी इस बार नाराज़ ना हुई और ना ही मुस्कुराई। ये मजाक नहीं है हारून, समिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि सच पूछें तो वो मुझसे नफ़रत करती है। बाज़ औक़ात तो मुझे उसकी आंखों से खौफ आता है, बहुत पुरअसरार लगती है वो। देख लीजिएगा कोई ना कोई नुकसान वो ज़रूर पहुंचाएगी अगर हमने रोकथाम नहीं की। हारून ने पूरे तहम्मुल से उसकी बात सुनी थी। उसे लगा जैसे किसी हद तक वो ठीक भी है। समिया का अपनी तरफ हद से बढ़ता हुआ इल्तिफ़ात उसके लिए कोई राज नहीं था। तो फिर ज़ारा का नापसंदीदा ठहरना तो बड़ी फितरी सी बात थी। तुम नज़रअंदाज कर दिया करो उसकी बातों को। थोड़ा सा और वक्त गुजरेगा तो खुद ही ठीक हो जाएगी। वो समिया के मामले में उसी रिवायती फार्मूले पर यकीन किए बैठा था जहाँ वक्त की रफूगरी काम दिखाती थी। मैं कर ही क्या सकती हूँ नज़रअंदाज करने के अलावा? घर में सभी तो उसके तरफदार हैं। हालांकि वो इस तरह मेरी मुश्किलात बढ़ाती है, मगर खैर छोड़ें, आप नहीं समझेंगे। उसे अंदाज़ा था कि समिया के तरीक़ा वारदात को वो ठीक से बयान भी नहीं कर सकेगी। तुम जैसा समझाने वाला हो तो शायद समझ भी लें। आखिर को वो उसकी महबूब बीवी थी और किसी बहुत साथ घड़ी में उसके नसीब में लिखी गई थी। समिया को अपने हवासों पर सवार मत करो। रोमा की शादी हो जाएगी तब फिर वो यहाँ कहाँ इस तरह आएगी। कुछ अरसे उसे बर्दाश्त कर लो बस। मोहब्बत से धीरे धीरे वो उसे समझाता रहा। फिर भी कुछ था जो इत्मीनान की सांस लेने नहीं देता था। खुदा करे कि वो रोमा की शादी खैरियत के साथ हो जाने दे। सबसे बड़ी फ़िक्र तो मुझे यही है। हारून के इतना समझाने बुझाने के बावजूद भी उसकी सुई वहीं अटकी थी। अच्छा बस। कुछ झंझलाते हुए हारून ने हाथ उठाकर उसे मज़ीद कुछ कहने से रोका। अब ये मत कहना कि वो रोमा के साथ भी कुछ बुरा कर सकती है। सारी खराबियां हो सकती हैं समिया में, लेकिन रोमा से वो बेहद मोहब्बत करती है। हम सबसे ज़्यादा उसने हमेशा रोमा का ख्याल रखा है। एहसानमंद है हम उसके, वरना अम्मी के इंतकाल के बाद वही थी जिसने आगे एहसानात की वही ना ख़त्म होने वाली तफसील जो अब वो खुद भी एक सांस में सुना सकती थी। मगर नहीं, यह भी उसकी खाम ख्याली थी। समिया का मुकाम कुछ और भी बुलंद था। उसी दिन की बात ले लो। तुम तो चली गई थी अपने घर उसे अकेला छोड़कर, लेकिन समिया बेचारी अपना टेस्ट छोड़कर महज उसकी तन्हाई की वजह से यहाँ रोमा के पास बैठी रही। बुरा मत मानना ज़ारा, लेकिन यह फ़र्ज़ तो तुम्हारा बनता था। हारून ने बर वक्त एक पिछला हिसाब बराबर किया तो वो मुंह खोले देखती रह गई। आखिर कितनी बार वो ये बात जताएगा? आप चाहे लाख नागवार बातों को नज़रअंदाज करते रहें, आपकी अपनी एक नादानिस्ता ख़ता भी काबिल माफ़ी नहीं है। शादीशुदा ज़िंदगी के मामूल में बंधा एक और सबक ज़हन नशीन किया। कहाँ जा रही हो? उसे उठता देख वो थोड़ा बेचैन हुआ। दादी ने बुलवाया था, शायद कोई काम हो।
तुम भी दादी कहने लगी। आप लोगों के मुंह से सुन सुनकर आदत होती जा रही है। अच्छी बात है, वैसे भी अब असल रिश्ते तो यही हैं तुम्हारे लिए भी। मालूम नहीं वो संजीदगी से कह रहा था या यूं ही मजाक में। वो बदस्तूर निगाह चुराए हुए थी। जल्दी आना और रोमा से कुछ मत कहना, उसे रंज होगा। जब वो कमरे से निकल रही थी तो उसे पीछे हारून कहता हुआ सुनाई दिया। वो चुपचाप सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे चली आई। लाउंज खाली था और दादी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। यह वक्त उनके सोने का था, ज़ारा को पता भी था, लेकिन फिल वक्त यही बहाना याद आया था। धीरे धीरे चलती हुई वो सोफे पर आ बैठी। अचानक ही बड़ी शिद्दत से तन्हाई की ज़रूरत जागी थी। सबसे अलग थलग होकर रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई उलझनों में से कोई ऐसा सिरा ढूंढने की ख्वाहिश जो हाथ आ जाए तो सारी गिरहें एक एक करके खुलती जाएं। किसी ना दिखाई देते नुक्ते पर निगाह जमाए खामोश और तन्हा। कैसी अजीब बात थी कि हारून जैसे बेलौज मोहब्बत करने वाले शोहर के साथ भी बेधड़क दिल की बात शेयर ना की जा सके। जैसे जैसे ये बात समझ में आती जा रही थी, अंदर का खौफ बढ़ रहा था। वो ना बेवकूफ़ थी और ना कम हौसला, लेकिन पीछे से किए जाने वाले वार का मुकाबला हो भी तो कैसे। गहरी सोच में घिरते हुए वो कहाँ से कहाँ पहुँची थी। रश ना होने के बराबर था, फिर भी लहरों के शोर में बात कहनी और सुननी अजहद दुश्वार थी। वो दोनों चलते हुए खासे फासले पर एक बेंच पर जा बैठे। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ यहाँ आना। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि अगर तुम्हारी बहन यूँ पागलों की तरह मेरा पीछा ना करती फिरती पूरी यूनिवर्सिटी में तो शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तेज़ समंदरी हवाओं से बिखरे अपने बालों को समेटते हुए उसने आरिफ की बात काटी। उसे क्या शक हो गया जो वो इतनी बेकरार है? कोई शक वक नहीं, बस यूं ही बेवकूफ़ी की हरकतें करती है। वो कुछ झींप सा गया। गलत कह रहे हो, रक्षी बहुत समझदार है, बल्कि चालाक। उसने ज़रा रुक कर आरिफ की तरफ देखा। तुमने बुरा तो नहीं माना मेरे कमेंट का? अरे नहीं, ये तुम्हारा आपस का मामला है। दोस्त है वो तुम्हारी, शायद इस बात पर जेलस हो रही हो कि आजकल तुम उसके बजाय मुझे टाइम दे रही हो। वो रक्षी के जिक्र को मजाक में ही उड़ाना चाहता था। वो जेलस नहीं है, वो मुझसे खौफजदा है, क्योंकि वो मुझे किसी हद तक जानती है। समिया संजीदा थी। आरिफ को लगा जैसे वो रक्षी से खफा है और इस बेहद खुशगवार वक्त में बात करने के लिए और भी मौजू हो सकते थे। छोड़ो उसे, आज तुमने अपनी सारी क्लासेस मिस की हैं, वो भी मेरी खातिर। इसका शुक्रिया तो अदा करने दो। इसकी भी ज़रूरत नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं भी आती तब भी क्लास अटेंड नहीं करती। शायद पढ़ाई से मेरा दिल उठता जा रहा है। आरिफ, कितनी अजीब बात है ना। तुम्हें पता है मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक मैं हमेशा टॉप 5 में रही हूँ। बताया था मुझे रक्षी ने कि तुम बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट हो। हूँ नहीं थी। अब वो कारकर्दगी दोहराई नहीं जा सकती। पढ़ लिख कर मुकाम बनाने के बारे में सोचना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। पता नहीं कहाँ से दिमाग में समा गया था कि इस तरह ज़िंदगी बदल सकती है। वो बहुत सहूलत से बात कर रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी करीबी दोस्त के साथ सब कुछ शेयर किया जाता है। आरिफ ने बहुत दिलचस्पी के साथ उसकी तरफ देखा। तो अब ज़िंदगी बदलने का इरादा तर्क कर दिया है क्या? नहीं, ज़िंदगी को तो बदलना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए ख़ुद को इतना थकाने की ज़रूरत नहीं। शॉर्टकट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैंने लोगों को शॉर्टकट के ज़रिए कामयाब होते देखा है, सो अब खुद भी यही करूँगी। अच्छा, वो हल्के से हंस दिया। मालूम नहीं रक्षी को कहाँ से उसकी समझदारी का गुमान हुआ है। ये तो ठीक ठाक बेवकूफ़ है। अपने तौर पर वो और भी पूरा एतमाद हुआ। पता तो चले ऐसा क्या तरीका है, शायद हमें भी रास आ जाए। मैं अपने कार्ड वक्त से पहले शो नहीं कराती। अच्छी बात है, हर एक को ऐसा ही करना भी चाहिए। इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझ पर तुम कभी भी एतमाद कर सकती हो। उससे होने वाली हर मुलाकात में भी अपना तासुर गहरा करने की फ़िक्र में रहता था, सो लहजा खुद ब खुद ही मोतबर होने लगता। मुझे तुम पर एतबार है आरिफ, जब भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ। मेरा दिल कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, वरना शुरू शुरू में मुझे तुम्हें देखकर बहुत कोफ्त होती थी। मुझे लगता था जैसे तुम भी उन्हीं लड़कों में से हो जो किसी भी खूबसूरत लड़की के पीछे अपना वक्त खुशी से बर्बाद करते हैं। अपनी बात के इख्तिताम पर वो उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई। आरिफ सहरज़दा सा होकर उसे देखे गया। वो बहुत कम मुस्कुराती थी। सुनो, तुम ब्लैक कलर ही क्यों पहनती हो? मैंने शायद ही तुम्हें किसी और रंग के कपड़ों में देखा है। बहुत पसंद है क्या? था नहीं, हो गया है। शायद इस तरह ही अपनी पुरस्कारियत बरकरार रखना चाहती है। आरिफ को ऐसा ही लगा। अगर मैं कहूँ कि तुम कल कोई बहुत खूबसूरत सा रंग पहनो तो? तुम्हें इस तरह की फरमाइश करने का कोई हक़ नहीं दिया मैंने। समिया के चेहरे पर नागवारी सी फैली। अपनी ज़ातियात में दखल देने की इजाज़त मैं किसी को नहीं देती हूँ। अगर मुझसे दोस्ती बरकरार रखना चाहते हो तो इस बात को याद रखना हमेशा। उसके लहजे में गहरी सर्द महरी थी। चलो माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आरिफ को अपनी पेशानी पर नमी का सा एहसास हुआ था। अपनी झींप को उसने मुस्कुराहट में छुपाना चाहा।
कुछ खा भी तो सकते हैं। घूम फिर कर आइसक्रीम, चना चाट, भुट्टे बेचने वाले अब आना शुरू हो चुके थे। आरिफ ने उन्हीं में से किसी को इशारा करते हुए माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करना चाहा, लेकिन उसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो ही गया था। रहने दो, मैं वैसे भी इस तरह ठेलों से लेकर चीज़ें नहीं खाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे। किसी रेस्टोरेंट में चले चलते हैं, प्रॉब्लम क्या है? जेब में नाकाफ़ी पैसों के बावजूद उसने फ्याजी दिखाना चाही, मगर वो बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराई। वो बहुत महंगे हैं, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो भी रहने दो। उसके अंदाज में बड़ी कतईयत थी, हाल अहवाल जानने का भरपूर एतमाद। शायद वो ये तय करके आई थी कि आज की मुलाकात के इख्तिताम तक उसे महज शर्मिंदगी ही बख्शेगी। दोस्ती के इस दौरानिए में सबसे ज़्यादा एसाब का ही इम्तिहान है। उसे उठता देखकर आरिफ ने बखूबी जाना था, समिया ज़रूरत से ज़्यादा साफ को थी। उसे किसी का दिल रखने की सिरे से ज़रूरत नहीं थी, और उससे दोस्ती का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ उसके आगे घुटने टेके रखने के मुतरादफ था। किसी भी ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए उनमें से एक भी बात काफ़ी हो सकती थी, लेकिन समिया की सल्तनत में सिर्फ उसी के नाम का टिकट सिक्का चलता था। जिसे नामंजूर हो वो यहीं से पलट जाए। उसकी तरफ जाते हर रास्ते, हर संगे मिल पर यही कुंदा था। आसमान पर गहरा होता बादलों का सुरमई गुबार और नमी से बोझल होती हवा में घुलती मिट्टी की खुशबू। मौसम में आई ज़रा सी तब्दीली ज़िंदगी को एकदम ही आसान करती हुई लगने लगती है। रोमा ने पिछले बरामदे की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुरा दी। यहाँ से वहाँ तक फैले बरामदे के आखिरी सिरे पर किचन में रहमत बुआ मसरूफ़ थीं। इस बार हवा के झोंके में मज़ेदार सी खुशबू भी थी। भला क्या पक रहा है? उसने दिमाग पर जोर डालकर अंदाज़ा लगाना चाहा, मगर पकने पकाने के मामले में उसकी मालूमात अब भी नाकिस ही थीं। हाथ में पकड़ा रिसाला थामे वो वहीं सीढ़ियों के ठंडे फर्श पर बैठ गई। सामने फैला सब्ज़ा गहरा हरा हो रहा था, और बरामदे की मेहराब पर फैली कासनी फूलों की बेल से टूटकर कितने ही फूल सबसे पर गिरे हुए थे। महज एक नज़र और एक नज़ारा, मगर कितना भरपूर। वो मशहूर सी होकर चंद लम्हे रंगों के उस हसीन तालमेल को देखे गई। तभी मेहंदी की सब्ज़ बाड़ से भी परे लकड़ी के छोटे से दरवाजे को खोलकर वो उसे अंदर आती दिखाई दी। आज वो कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। उसका लिबास महज काला नहीं था, बल्कि सुर्ख के साथ कंट्रास्ट किया गया था। खुद को इतनी रियायत उसने शायद मौसम के लिहाज से दी थी। रोमा ने वहीं से बैठे बैठे हाथ हिलाया और तवज्जो हर शय से हटकर महज उस पर ही मबजूल हुई। उसकी दहकती हुई रंगत, खूबसूरत सरापा जैसे जैसे वो करीब आई नुमायाँ होता चला गया। पूरे मंजर पर सिर्फ समिया अब्दुल अजीज़ छाई और हर शय पस मंज़र में जा खड़ी हुई। बहुत प्यारी लग रही हो। सर को हल्की सी जुम्बिश देते हुए वो उसके करीब ही आ बैठी। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सब लोग कहाँ हैं? दादी अपने कमरे में हैं और ज़ारा और हारून भाई शॉपिंग करने गए हैं। मैं बोर होने लगी तो इधर आकर बैठ गई। समिया की पेशानी पर हल्की सी शिकन उभरी। बोर तो होगी, आखिर ये लोग तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते? जब भी देखती हूँ तुम अकेली ही मिलती हो। ज़ारा को तो छोड़ो, मुझे तो असल में हारून के रवैये पर हैरत होती है। कितना बदल गया है वो शादी के बाद। उसका मूड हारून की गैर हाजिरी पर ही ख़राब हुआ था। बहुत सोच समझकर वो इस वक्त आई थी जब घर में हारून की मौजूदगी सबसे ज़्यादा मतवक्का थी। ध्यान से की गई तैयारी सब बेकार। रोमा ने उसके कड़वे कसीले बयान पर बेइख्तियार ही पहलू बदला था। ऐसी कोई बात नहीं है समिया, भाई और ज़ारा दोनों ही ने बहुत कहा था। मेरा खुद ही मूड नहीं हो रहा था। मुझसे ये कपड़ों वगैरह की शॉपिंग नहीं होती। फिर ज़ारा के साथ कोई तो जाता, भाई तो बेचारे ज़बरदस्ती गए हैं। अभी तो ऑफिस से आकर बैठे थे। समिया ने बेजारी से सर को हल्के से झटका दिया। तुम तो हो ही बेवकूफ़। रोमा ने बड़ी सादगी से उसकी तरफ देखा। अगर वो कह रही थी तो फिर ठीक ही थी। इन दोनों को अपने दरमियान किसी तीसरे की मौजूदगी पसंद नहीं है। जानबूझकर इस तरह पोज करते हैं जैसे तुम्हें भी अहमियत दे रहे हैं, वरना उनकी ख्वाहिश यही होती है कि तुम उनके साथ जाने का नाम ही ना लो। ठोक बजाकर बात करने का वही मानूस अंदाज जिसके आगे वो अपने बोलने की भी गुंजाइश नहीं पाती थी। ज़ारा ने हारून को बिल्कुल बदल दिया है। मुझे तो खुशी है कि तुम शादी होकर यहाँ से जा रही हो, वरना ये तो तुम्हारी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहुत मुश्किल कर देती। उसे ना तुम्हारी फ़िक्र है और ना वो तुम्हारा कभी भी भला चाहेगी। इस बात को हमेशा जहन में रखना। पता नहीं, रोमा के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। मुझे तो शायद बिल्कुल सामने की चीज़ें भी सही तरह से नज़र नहीं आती। जैसे ज़ारा, मुझे तो उस पर कभी ऐसा गुमान नहीं गुजरता, और वह क्यों करेगी ऐसा? मैंने उसके साथ कुछ बुरा थोड़ी किया है। गोया मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं यार प्लीज़। देखो रोमा, तुम बहुत सीधी हो, सबसे बेहद मोहब्बत करती हो, ज़ारा से भी, लेकिन हर एक इस काबिल नहीं होता कि उससे आंखें बंद करके मोहब्बत की जाए, चाहे वो आपकी मोहब्बत की कदर करे ना करे। रोमा को की जाने वाली नसीहत ने पल के लिए उसे खुद भी खामोश सा किया। खुद में भी तो आखिर यही किए जा रही है कितने ही साल से।
अंदर से आती आवाज़ ने बर वक्त याद दहानी करवाई थी। हल्के से सर झटक कर वो अपने आप में वापस आई। सारा को कभी भी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि हारून उससे ज़्यादा किसी और को चाहे, और वो तुम्हें यकीनन दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता है, ये मैं जानती हूँ। इतनी डिप्रेसिंग सी बातों में भी रोमा के चेहरे पर फखरिया सी जगमगाहट फैली थी। हारून भाई कभी नहीं बदल सकते, ज़ारा उन्हें मुझसे दूर कर ही नहीं सकती है, चाहे तब भी नहीं। खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी तुम ख्याल रखा करो, हर बात में ज़ारा की मत चलने दिया करो। वो तो अब आई है, घर तो ये तुम्हारा है, जब तक यहाँ हो अपनी मर्जी चलाया करो। रोमा सादगी से मुस्कुराई। 1 मिनट मैं ज़रा किचन से होकर आती हूँ। वो खड़ी होने लगी। ज़ारा ने कहा था कि किचन का चक्कर लगाती रहूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि पक क्या रहा है, और वो आकर सीधा मुझसे ही सवाल करेगी। क्यों, तुम कोई मुलाजमा हो उसकी? बैठ जाओ। समिया का लहजा अचानक ही तल्ख हुआ। ये बात नहीं है समिया, ज़ारा कहती है थोड़ा थोड़ा किचन से वाकफियत बढ़ाओ, कम अज़ कम ये तो पता हो कि जो कुछ पक रहा है कैसे पक्का है। वो अभी भी खड़ी थी, लेकिन समिया ने हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया। दादी के सामने करे ऐसी नसीहतें तो वो उसे ठीक करके रख दें। इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है, वो तो आज मौसम कुछ बेहतर है। ज़ारा का क्या है, उसका कम्प्लेक्शन तो बिल्कुल फेयर है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा तो। आधी अधूरी बात सामने आईना रखती थी। रोमा ने इस तरह सर झुकाया जैसे सारा कसूर खुद उसी का हो। कोई ज़रूरत नहीं अपनी जान खपाने की, अल्लाह ने दिया है तो बंदा क्यों ना आराम से रहे। खुद तो निकल गई शॉपिंग का बहाना करके मियाँ के साथ। जो मर्ज़ी आएगी तुम्हारे लिए ले आएगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। उसका अंदाज़ तल्ख से तल्ख हो रहा था। ज़्यादा तकलीफ़ इसी बात की थी कि हारून भी साथ गया हुआ था, और अगर अब मैंने एक लफ्ज़ भी ज़ारा की सफाई में कहा तो इसे और भी बुरा लगेगा। सामने सब्ज़े पर निगाह जमाते हुए रोमा ने सोचा और खामोश रही। चलो अंदर चलते हैं। वो ज़ारा के बारे में एक और तनकीदी बयान पढ़कर फारिग हुई तो रोमा ने जल्दी से मौजू बदलना चाहा। इस बार वो साथ ही उठ खड़ी हुई। कुछ लोग सिर्फ नसीब का पाते हैं, वरना उनकी औकात नहीं होती उस लेवल तक पहुंचने की। ज़ारा को ही देखो, कितने साल रज़ा के नाम पर बैठी रही, सारे ख्वाब उसी के देखे और उसने ठुकरा दिया तो हारून जैसा शानदार लड़का मिल गया। कॉरिडोर से गुजरते हुए वो उसके पीछे आते हुए मुस्तकिल बोले गई। रोमा की समझ में नहीं आता था कि वो उसका गुस्सा, उसका दुख ख़त्म करने के लिए करे भी तो क्या। हारून भाई ने बात मानी होती तो आज समिया कितनी मुख्तलिफ होती, खुश मिजाज और नरम गुफ्तार। अपने अंदाजे पर उसे खुद पूरा यकीन था। तुम्हारे प्रोग्राम का क्या बना, मंगनी निकाह क्या हो रहा है? लाउंज में आने तक समिया को वो सवाल याद आया था जो आजकल हर दूसरे तीसरे दिन पूछना लाजमी था। रोमा के चेहरे पर शर्मीला सा तासुर उभरा। कल रात फ़ोन आया था। किसका? फ़ाखिर का। कुछ चौंक कर उसने रोमा को देखा। पागल हुई हो, मैं कब बात करती हूँ। इस बार वो मुस्कुराई भी। फिर वो तुम्हारे ससुराल वाले? इस एक छोटे से लफ्ज़ पर समिया का दिल और भी जलकर खाक हुआ। क्या कह रहे थे? कल आएंगे वो लोग, तभी दिन फाइनल करेंगे। ज़ारा ने कुछ समझाया था या फिर वो खुद ही सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करके कदरे पुरसकून थी। समिया की आंखों में रेत सी चुभने लगी। यहाँ सब कुछ हमेशा की तरह ठीक ठाक ही होता चला जाता था। कोई रुकावट, कोई बदकिस्मती यहाँ आड़े आने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। किस्मत की सारी मार खाने के लिए सिर्फ वही थी। तो तुमने फ़ाखिर से मिलने का इरादा तर्क कर दिया है? बहुत बेरहमी से उसने ताक कर वही मौजू फिर छेड़ा। हाँ, ज़ारा कहती है हिस्से में आई खुशी को वसवसों की नज़र करना नाशुक्रापन है। वो मुड़कर सोफ़ों पर रखे कुशन ठीक करने लगी। वो तो कहेगी उसके साथ तो सब अच्छा ही होता है, लेकिन हर कोई उस जैसी किस्मत लेकर नहीं आया है। वो इतना भी नहीं सोच रही कि फ़ाखिर ने तुम्हें नापसंद कर दिया तो तुम्हारा क्या बनेगा। मैंने तो बहरहाल तुम्हें पहले ही कह दिया। बाहर से उड़ती हुई गहमा गहमी ने समिया से बात अधूरी ही छुड़वाई। हारून और ज़ारा वापस आ चुके थे और उन दोनों के पीछे आता हुआ सामान खासा काबिल तवज्जो था। बहुत दिल लगाकर शॉपिंग हो रही है। रोमा को कतई नज़रअंदाज करके वो हारून से मुखातिब हुई थी, लेकिन जवाब ज़ारा ने दिया। रोमा की चीज़ें हैं, दिल लगाकर तो ली ही जाएंगी। मुझे तो इसके लिए कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती आसानी से, हालांकि अपनी ख़रीदारी झटपट कर लेती हूँ। जाहिर है वो अपनी जो होती है। समिया का लहजा मानी खैस्ता सिर्फ रोमा ने ही बेनस सतूर पैगाम वसूल किया था। वैसे तुम्हें रोमा की पसंद का अंदाज़ा भी कहाँ है? हमेशा इसकी ख़रीदारी मैंने की है और वही इसे पसंद भी आती है। वो तो अपनी ख़रीदी हुई चीज़ को भी नापसंद कर देती है। एक फ़क्रिया सी तिमतिमाहट चेहरे पर लिए उसने ज़ारा की तरफ देखा। साथ आया सामान अभी खुला तक नहीं था। ज़ारा को उसकी ये बिला जवाज़ तनकीद खल रही थी। हर शख्स की पसंद मोहतरम होती है समिया, और थोड़ा सा दूसरों को अहमियत दे लेने से हम घट नहीं जाते हैं। और तुम लाओ या मैं, असल बात उस मोहब्बत की होती है जिससे वो चीज़ ख़रीदी जाती है। तुम्हें तो बुरा लग गया, सॉरी भाई।
दिल जलाती मुस्कुराहट के साथ वो उठ खड़ी हुई तो रोमा ने परेशानी के साथ हारून को देखा। कोई बुरा नहीं लगा, हमें पता है कि तुम्हारी और रोमा की किस गज़ब की अंडरस्टैंडिंग है। ये ज़ारा तो बस ऐसे ही। समिया को नाराज़ नहीं किया जा सकता था, और अब जबकि रोमा की शादी भी करीब तर थी। और ज़ारा, अब तुम जब भी शॉपिंग पर जाओ अपने साथ समिया को ले जाया करो, आसानी रहेगी, और शायद फिर रोमा भी चली जाए। वो बहन की तरफ देखकर मुस्कुराया तो कुछ देर पहले समिया की बातों से आता वहम भी फिलफौर गुम हुआ। हारून भाई कभी नहीं बदल सकते। वो बड़े इत्मीनान से सर उठाकर बैठी। हारून शायद ज़ारा की कई बातों की वजह से या फिर रोमा को खुश करने के लिए समिया से उसकी यूनिवर्सिटी का हाल पूछ रहा था, और समिया के लिए बहरहाल उसकी तवज्जो का एक एक पल बेहद कीमती था। सिर्फ ज़ारा ही थी जिसने खुद को महज एक पल में सबसे अलग थलग होता महसूस किया था, जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान जिसे नज़रअंदाज करते रहने में मसलहत कार फरमा होती है। खामोशी से वो सारे शापर्स उठाते हुए उसने एक बार भी उन लोगों की तरफ देखना नहीं चाहा था, फिर भी टोकी गई। जल्दी क्या है ज़ारा, हम देख तो लें तुम्हारी चॉइस। समिया बड़ी बशाशत से कह रही थी। एक लफ्ज़ भी कहे बिना उसने वो सब वहीं छोड़ा और दादी के कमरे की तरफ चली गई। हारून की निगाह ने उसका आखिर तक पीछा किया। एक दबी दबी सी मुस्कुराहट को वो रोक नहीं पाया था। ज़ारा खफा थी। कितनी ही बार मैं उसे छोटी छोटी बातों पर नाराज़ कर देता हूँ, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, वो मेरी है, यही ज़िंदगी की सबसे रोशन हकीकत है। समिया ने ठीक उसी वक्त हारून के चेहरे पर फैलती चमक को निगाह भरकर देखा था, और मैं खुद कितनी बड़ी अहमक। थत तनवीर सख्त नाराज़ था। उस रोज़ शहवार का रेस्टोरेंट में सैफ के साथ जाना उसे बेहद खला था। असल में तो तुम उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। वो दौलतमंद है, शक्ल का अच्छा है, उल्टी सीधी फिल्में ड्रामे बनाकर थोड़ा सा मशहूर भी हो गया है। तुम उससे डरती भी हो, और अब तुम्हारा दिल भी उस पर आ चुका है। फ़ोन के दूसरे सिरे पर उसने एक के बाद एक कितने ही इल्ज़ाम शहवार पर धरे, और जवाबन उसकी एक भी नहीं सुनी थी। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो इतने साल तुम्हारे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता रहा। पहले तुम्हारे बाप ने हमारा बसा हुआ घर बर्बाद करके छोड़ा, और अब तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में आई हो तो मेरी जान लेकर ही जाओगी। शहवार दम्बा खुद सुने गई। वो उसका साबका शोहर था और महबूब भी। ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त वही था जो उसके साथ गुजारा था। उसकी शिद्दत पसंदी, जज्बातियत, सभी से वो मानूस थी। उसे पता था कि जब वो गुस्से में होता था तो कुछ भी कहना बात को मज़ीद बढ़ाना था। सो चंद दिन उसने बड़ी इस तरह भरी खामोशी में गुजारे। 5वें दिन तनवीर का खुद ही फ़ोन आ गया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है शहवार, तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, और कल से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मेरे साथ जो दूसरा आदमी रहता था छुट्टी पर चला गया है। मुझसे तो उठकर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। वो रुक रुक कर बोल रहा था। उस पर नकाहत तारी हो रही थी या फिर बेहोशी। शहवार ने बड़ी फुर्ती से अपने बैग में कुछ पैसे रखे, बालों में उल्टा सीधा ब्रश किया। मुझे डर लग रहा है शहवार, अगर मैं यहाँ इसी हाल में पड़ा रहा तो यकीनन मर जाऊँगा। लोगों को तो पता भी कई दिन बाद चलेगा। मेरा कौन है दुनिया में जो मेरी खबर रखे। फ़ोन की दूसरी तरफ से उसकी खौफजदा सी सरगोशियाँ थीं। शहवार ने बेताबाना सीढ़ियाँ तय कीं। लाउंज के वस्त में खड़े सैफ ने उसे तेज़ी से बैरूनी दरवाजे का रुख करते हुए देख कर ही आवाज़ दी थी। कहाँ जा रही हो शहवार इस वक्त? काम से जा रही हूँ, और तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ, इसलिए कि तुम कहाँ आते जाते हो ये हिसाब किताब तुम भी नहीं देते मुझे। पूरी बेखौफी के साथ वो ठीक उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी, लेकिन लहजा कदरे पुरसकून था। वो इस वक्त सैफ के साथ एक नई लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती थी। दूर एक गंदे तारीख फ्लैट में पड़ा तनवीर उसका मुंतज़िर था, और उसका एक एक पल कीमती था। तुम अगर हिसाब लेती तो ज़रूर देता, लेकिन फिर भी तुम पता तो रखती हो कि मैं किस वक्त कहाँ हूँ, और यही बात मैं भी चाहता हूँ। एक ज़रूरी काम है सैफ, प्लीज़, मैं 2 घंटे तक आ जाऊँगी। एक पुरानी दोस्त से मिलना है। ये लहजा, ये टोन। सैफ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कोई शक नहीं था कि वो बेहद परेशान थी। चलो मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ, अगर कोई परेशानी की बात है। उसकी फितरी नरम दिली ने उसे मजबूर किया। नहीं, मैं चली जाऊँगी, कोई बच्ची नहीं हूँ मैं जो हर वक्त किसी का सहारा पकड़ूँ। वो बेहद जल्दी में थी। एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। सैफ उसके पीछे बाहर तक आया। लॉन और पोर्च की तरफ सारी लाइटें ऑन थी। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, वापस आओगी तो अच्छी खासी रात हो चुकी होगी। किसी ड्राइवर को ही साथ ले जाओ। उस रोज़ भी बहुत परेशानी रही थी। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। आखिर तुम लोगों को मेरी जासूसी करना ज़रूरी है क्या? माहौल फिर से तल्ख होने लगा। गेट के पास मुलाजमिन भी मौजूद थे। शहवार का मिजाज उनमें से किसी के लिए भी नया नहीं था, फिर भी क्या ज़रूरी था कि तमाशा बनवाया ही जाए। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करना। इस बार उसने सैफ की बात पर एक रस्मी सी हाँ कहना भी ज़रूरी नहीं समझी।
तकरीबन दौड़ती हुई वो अपनी गाड़ी की तरफ गई थी। किसी वक्त तो ये सब बड़ा ही तौहीन आमेज़ सा लगने लगता था। सारी मसलहतें और सारा तहम्मुल एक तरफ रख कर मामले को आरिया पार लगाने की ख्वाहिश शिद्दत से उभरती। शराफत किस तरह कमज़ोरी बनती है और फिर ज़िल्लत का तोग गले में डालती है, ये शायद उससे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता था। माथे पर गहरी होती शिकन के साथ उसने शहवार की गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से गेट से बाहर निकलते हुए देखा। पहली बार उसका दिल चाहा कि वो किसी ड्राइवर को उसके पीछे भेजे। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये सब जानना बेहद ज़रूरी होता जा रहा था। वह फितरतन बदगुमान नहीं होता था, लेकिन जो कुछ भी शहवार कर रही थी वो बेहद चौंका रहा था। इतने सालों में उसने शहवार की किसी दोस्त का नाम नहीं सुना था, और वह दोस्तों के लिए परेशान होने वाली थी भी नहीं। जो कोई भी उसे थोड़ा भी जानता था अच्छी तरह समझ सकता था कि रिश्ते ताल्लुक़ और उनसे जुड़ी अपनायत का एहसास दुर्रे शहवार की फितरत से कहीं ऊपर की शय थे। उसके सेल फ़ोन पर सादिक चचा का फ़ोन आ रहा था। शहवार की तरफ से ध्यान हटाकर उसे फ़िलहाल उनकी बात सुननी थी। वही थे जिनकी खातिर ज़िंदगी सहरा मिसल हुई थी। ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए सारे ख्वाब खिराज में अदा हुए। हमेशा खुश, सिर्फ खुदगर्ज ही रहते हैं। कहीं पढ़ी इस बात पर ना चाहते हुए भी कभी कभी तो पक्का यकीन आने लगता था। और दूर उस खस्ता हाल बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई शहवार का दिल अजब ही अंदाज में धड़का था। यह बड़ा पुररौनक वक्त था। लोगों की आमदोरफ्त, घरों से टीवी का उठता हुआ शोर, सीढ़ियों पर एक दूसरे के पीछे बेताबाना भागते हुए बच्चे। यहाँ ज़िंदगी का अपना ही मखसूस रंग था। शहवार का पाँव एक टूटी हुई सीढ़ी पर मुड़ते मुड़ते बचा था। तनवीर से मिलने आई हो? एक दरवाजे से झांकती हुई मामूली से हुलिये वाली औरत ने अजीब से लहजे में उससे पूछा। शहवार ने असबात में सर हिलाया तो वो बड़े तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए पीछे हटी थी। वो इस मुस्कुराहट की वजह पूछना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। जाहिल, बेहुदा लोग। उसे खुद अपने आप पर ही गुस्सा आया था जो उस फजूल औरत के सवाल का जवाब देने के लिए रुकी थी। झंझलाहट में अगले दोनों सीने वो इधर उधर भी ज़रा तवज्जो दिए बगैर बढ़ती चली गई। फ्लैट का दरवाज़ा तनवीर ने पहले ही बेल पर खोला था। शहवार को फौरी इत्मीनान यही हासिल हुआ था कि वह कम अज़ कम इतना भी बीमार नहीं कि बिस्तर से ही ना उठ सके। बेकार में मुझे इतना परेशान किया। आओ। वो एक तरफ हटा तो शहवार अंदर दाखिल हुई। अंदर वही एहसाब को शल करती हुई घुटन थी। खिड़कियां तो खोल लिया करो तुम, यहाँ तो खड़ा होना। कमरे की वाहिद खिड़की खुली हुई थी। शहवार ने शर्मिंदा होकर अपनी बात अधूरी छोड़ी, मगर वह अपने मतलब का पॉइंट पकड़ चुका था। मेरी हिम्मत को दाद दो, सालों से पड़ा हुआ हूँ यहाँ। तुम अगर एक दिन भी गुजारोगी तो दावे से कहता हूँ कि मर जाओगी। मैं तो बहुत ढीठ आदमी हूँ। उसका लहजा बेतासुर था और वह जो कुछ भी कहता था उस पर बुरा मानने का सवाल ही नहीं उठता था। शहवार ने बहुत मोहब्बत से तनवीर की तरफ देखा। मैं तुम्हें भी यहाँ नहीं रहने दूंगी तनवीर, बहुत जल्द निकाल कर ले जाऊंगी यहाँ से। बस ज़रा मामलात मेरे हाथ में आ जाएं। पता नहीं कब आएंगे। एक ढंग का घर तक तो तुमसे लिया नहीं जा रहा, आगे की क्या खाक प्लानिंग होगी। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ शहवार के साथ लाया हुआ खाने पीने का सामान लेकर उस छोटे से किचन में आ खड़ा हुआ जो महज एक आदमी के लिए ही गुंजाइश रखता था। शहवार उसके पीछे आकर खड़ी हुई। सारा पैसा सैफ के हाथ में है। मेरे पास महज इतने ही होते हैं जिनसे मैं अपने खर्च पूरे कर सकती हूँ, और अच्छा घर लेने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए तनवीर, जो मुझे सैफ ही दे सकता है। इसीलिए कह रही हूँ कोई ढंग का फ्लैट फ़िलहाल किराए पर ले लो, वो मैं बआसानी अदा कर सकूँगी। उस मनहूस सैफ की दी गई खैरात से ही वो किराया भी अदा होगा। खुद तुम्हारे पास क्या रह गया है? महज अकाउंट में पड़े चंद लाख। एक मशहूर फूड चेन से ली गई मज़ेदार सी डील प्लेटों में निकालकर वो वापस मुड़कर बिस्तर पर आ बैठा। मेरे पास जेवर भी है तनवीर, और सोने की कीमत अब कहीं से कहीं पहुंच चुकी है। शहवार ने उसके सामने बैठते हुए याद दिलाया, और फिर साथ ही कुछ और भी याद आया। वो सारा जेवर जो पहले मेरे साथ था उसका तो कुछ अता पता नहीं मिल रहा। मैंने मम्मी से पूछा था, लेकिन वो कहती हैं कि सब तुम्हारे ही पास रह गया था। शहवार की आवाज़ कदरे नीची हुई थी, लेकिन वो जैसे हलक के बल चिल्लाया। बकवास करते हैं तुम्हारे माँ बाप, सब कुछ छीन लिया था उन्होंने मुझसे। तनवीर का चेहरा सुर्ख हो रहा था। शहवार ने शुक्र किया कि उसने अपने सामने रखा हुआ खाना उठाकर नहीं फेंका। अगर वो मेरे पास होता तो मैं इस हाल में यहाँ पड़ा होता, ऐश कर रहा होता, कहीं लाखों के करोड़ों बना चुका होता अब तक। तनवीर के लहजे में बहुत कुछ था, गुस्सा, पछतावा और सबसे बढ़कर हसरत। शहवार को बड़ा अजीब से एहसास हुआ। और मुझे खोने का कोई दुख ना होता तुम्हें? अगर तुम्हारे पास वो सारा मालो ज़र होता
जो मैं तुमसे शादी के वक्त लेकर आई थी तनवीर। मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है कि बहुत सारा पैसा बहुत सारी तकलीफ़ों को भुला देता है। तुम्हें इस बात का इसलिए अंदाज़ा नहीं है क्योंकि तुमने ज़िंदगी में माली परेशानियां देखी ही नहीं हैं। एक बार गुजारो ये ज़िंदगी, 14 तबक रोशन हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हारा साथ हो तो कड़े से कड़ा वक्त गुजार सकती हूँ तनवीर। वो आसाइशों भरी ज़िंदगी जिसका तुम मुझे ताना देते हो मेरे लिए अजाब है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। एक ठंडी सांस लेते हुए वो उठकर उस खिड़की में जा खड़ी हुई जो अंदर और बाहर की सारी घुटन दूर करने का महज बहाना ही थी। सब जज्बातियत है, और हम क्यों ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। तुम्हारी दौलत पर वही क्यों ऐश करे। तुम्हारा सारा रुपया पैसा एक बार उसके हाथ से निकल जाए, सारी फनकारी धरी की धरी रह जाएगी। धक्के खाता फिरेगा। सामने रखी ट्रे से वो पूरी तरह इंसाफ कर रहा था, और उसने रस्मन भी शहवार से कुछ खाने को नहीं कहा था। तुम एक बार फिर सैफ को समझने में गलती कर रहे हो तनवीर। उसे मेरे पैसे से कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ पापा की वजह से मजबूर है, वरना वो मुझे तलाक देने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। उसे अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है आज भी। वाह, क्या नसीब है सैफुल इस्लाम का भी। जवाबन वो जहरीली सी हंसी हंसता चला गया। अगर इतना ही अच्छा है तो बता दो उसे सारी बात। तलाक के साथ तुम्हारी जायदाद भी दे देता है तो उसकी अच्छाई साबित हो जाएगी। शहवार वहीं खिड़की के साथ ही खड़ी थी। तलाक तो वो दे देगा, लेकिन जायदाद पापा की मर्जी के बगैर नहीं दे सकता। मेरी समझ में तो बस एक ही रास्ता आ रहा है। क्या? तनवीर ने बेताबाना उसकी तरफ देखा। यही कि हम फ़िलहाल जायदाद से दस्तबरदार हो जाएं। जेवर वगैरह बेचकर हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं तनवीर। हम दोनों जॉब कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब बन जाएगा। चंद आसाइशें दिल की खुशी से ज़्यादा तो नहीं है ना। उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखते हुए शहवार ने बात मुकम्मल की थी। उसके कफस का ताला महज तनवीर की एक हाँ पर खुलना था। शहवार ने अपने चेहरे पर उसकी तेज़ और चुभती हुई निगाहें महसूस की। पहली बार उसका सामने रखे खाने पर तेज़ी से चलता हुआ हाथ रुका था। बेवकूफ़ औरत, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया इस तरह के शहवार एक लफ्ज़ न सुनने पाए। रहमत बुआ ने अपनी बेपनाह मसरूफियत में महज आंचल की झलक ही देखी थी। शायद वाहिमा ही हो, उन्हें ऐसा ही लगा। फिर भी रहा ना गया तो चीज़ों से उलझती हुई किचन के दरवाजे में आ खड़ी हुई। अंदर की तरफ मुड़ता हुआ कॉरिडोर खाली पड़ा था। खैर से रोमा की शादी हो जाए, फिर सारे वहम शकूक खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। खुद को तसल्ली देते हुए वो वापस अंदर मुड़ने लगी थी, तभी बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे नवासे पर निगाह पड़ी। बिल्लू जी नानी, वो वहीं से बैठे बैठे चिल्लाया। अभी कोई आया था क्या? समिया बाजी आई थी, अभी तो अंदर गई हैं। खदशे की मुस्तनद तस्दीक हुई। ज़रा देर के लिए तो वो यूं ही खड़ी की खड़ी रह गई। सामने खाली कॉरिडोर मुंह चिढ़ा रहा था। पीछे जाती भी तो क्या उसे बीच मेहमानों से उठाकर तो लाने से रही। या अल्लाह तू ही करम करना। दोनों हाथ उठाकर उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और वापस अंदर किचन में दिल था के कांपे ही जा रहा था। और वो जो सारी गड़बड़ का सबब बनी थी, मज़ीद बिजली गिराने के लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हो चुकी थी। सबसे पहले उसे ज़ारा ने अंदर आते देखा था, और उसका रद्द-ए-अमल भी रहमत बुआ से मुख्तलिफ ना था। इतने दिनों की राजदारी और मेहनत के बावजूद भी वही हुआ जो वह नहीं चाह रही थी। ये बच्ची कौन है? मिसिज अहमद ने बहुत दिलचस्पी से समिया की तरफ देखा। बहुत ध्यान से की गई तैयारी बड़े से बड़ा मार्का सर करने के लिए काफ़ी थी। यहाँ तो महज मिसिज अहमद और उनकी बहन ही मुकाबिल थी। बहुत इत्मीनान से चलती हुई वो जितनी देर में रोमा के पास आकर बैठी, दोनों मेहमान ख़वातीन की निगाह उसी पर जमी रही। समिया बचपन की सहेली है रोमा की, दोनों में बड़ी मोहब्बत है, बिल्कुल बहनों की तरह। दादी उन लोगों की तरफ से ज़्यादा पुरएतमाद हो चुकी थी, इसीलिए इतनी परेशान नहीं दिखाई दे रही थी जितनी कि ज़ारा। उसका तो सचमुच दिल बैठा जा रहा था। बस में होता तो सेकंड की भी देर किए बगैर उस सारे मंजर में से समिया को गायब कर डालती, लेकिन वो तो मज़े से अपनी तारीफ़ वसूलने में मसरूफ़ थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है रोमा की दोस्त। इतनी प्यारी शक्लें तो कम ही देखने को मिलती हैं। मालूम नहीं मिसिज अहमद ने कहा था या उनकी बहन ने, ज़ारा ने तो ठीक से सुना भी नहीं था। सब कुछ कितना ठीक ठाक जा रहा था, और अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, समिया का यहाँ आना बड़ी सोची समझी ही बदशगुनी करार पा रही थी। ज़ारा से अब मुश्किल ही उस तरफ देखा गया। वो बड़ी अपनायत से रोमा का हाथ अपने हाथ में लिए बैठी थी, और उसकी दमकती हुई सुनहरी कलाई के साथ रोमा की सांवरी रंगत वाज़े अंदाज में नुमायाँ हो रही थी। ज़ारा की निगाह बड़ी आहिस्तगी के साथ रोमा के चेहरे पर जमी थी। वो समिया को देखकर जितनी खुश दिखाई दे रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि उन लोगों की आमद की इतला देने वाली वो खुद ही है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे रोमा पर गुस्से के बजाय बेहद रहम आने लगा।
اس کی پرخلوص مسکراہٹ اور سادہ معصوم چہرہ اس کے شفاف اور خالص دل کے آئینہ دار تھے۔ دنیا میں ایسے بے ریا لوگوں کا بھی خوشیوں پر کچھ تو حق ہوگا میرے خدا۔ سوال تھا یا آرزو؟ دل کی گہرائی سے ایک آواز ابھری تھی۔ خود کو بمشکل سنبھالتی ہوئی وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لے کر مہمانوں کی مدارت میں مصروف ہوئی۔ اگر یہ افسانہ بھی انجام تک نہیں پہنچنا تھا تو کم از کم ایک نسبتاً بہتر موڑ ہی صحیح۔ سمیہ حیرت انگیز طور پر اس کی مدد کے لیے آگے آئی۔ تم جا کر چائے وغیرہ دیکھو زارا، میں سرو کرتی ہوں۔ بڑی مہارت سے وہ اس کے ہاتھ سے ہر چیز لیے جا رہی تھی۔ چند ہی منٹ میں جیسے زارا نے خود کو ثانوی حیثیت میں پایا تھا، اس نے مڑ کر روما کی طرف دیکھا۔ وہ جھیپی شرمائی سی اسی طرح بیٹھی تھی۔ دونوں خواتین سمیہ سے اس کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، وہ کیا کرتی ہے، کیا مشاغل ہے، کتنے بہن بھائی وغیرہ وغیرہ۔ زارا بددل سی ہوئی سنے گئی۔ اسے ذرہ برابر بھی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ سب سمیہ جان بوجھ کر رہی ہے۔ یہ رشتہ اس لیے آگے بڑھا تھا کیونکہ ابھی تک یہاں سمیہ کا عمل دخل نہیں ہوا تھا۔ اب آگے اللہ مالک ہے۔ وہ بددل سی ہو کر اپنے حصے کے کام نمٹائے گئی۔ روما کو اٹھ کر آنے کا اشارہ بھی نہیں کیا۔ جو ہونا تھا ہو کر رہنا تھا۔ تبھی اچانک بڑی غیر متوقع سی بات ہوئی۔ حیرت کی بات ہے، دوست اتنی باتیں کرنے والی اور روما اتنی ہی خاموش طبیعت۔ تم نے روما کو بولنا نہیں سکھایا بیٹا؟ مسز احمد نے ہنس کر سمیہ سے ہی کہا تھا، جس کے جواب میں سمیہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ان کی بہن بڑی تیزی سے بولی، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے اور فاخر کو تو ویسے بھی خاموش طبیعت لڑکیاں پسند ہیں۔ وہ خود بھی بہت سادہ طبیعت کا ہے۔ روما کا اور اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا جوڑ ہے۔ خوشی بھرے لہجے میں کہی گئی ان کی بات کسی اور کے لیے نہ صحیح، سارا کے لیے تو ایک بڑی خوشی کی نوید تھی۔ بڑی بے یقینی سے اس نے ان دونوں بہنوں کی طرف دیکھا۔ مسز احمد اور ان کی بہن دونوں کے چہرے پر خوشی اور اطمینان تھا، اور جس محبت سے وہ روما کو دیکھ رہی تھی سارے خدشے اڑانے کے لیے کافی تھا۔ زارا نے بڑی سکون بھری سانس لی تھی۔ ایک سمیہ کا چہرہ بے تاثر ہو رہا تھا اور دادی اور روما بددستور پہلے ہی جیسے موڈ میں تھی۔ شاید میں کچھ زیادہ حساس ہوتی جا رہی ہوں سمیہ کو لے کر۔ تم بھی کچھ لو سمیہ، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ بہت خوش اخلاقی سے پہلی بار اس نے اتنی دیر میں سمیہ کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں تو ایسے ہی آ گئی تھی، اب چلتی ہوں۔ رکھائی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بدلے ہوئے موڈ کو ان سب نے ہی حیرت سے دیکھا تھا۔ کمپاؤنڈ سے نکل کر اس نے ایک محتاط نگاہ ارد گرد ڈالی اور پھر اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتی ہوئی تیز قدموں سے سیدھی آگے بڑھتی چلی گئی۔ سڑک کی دوسری جانب بنے اپارٹمنٹس کے عقب میں وہ اسے مل گیا۔ مین روڈ پر ہونے والے رش کے مقابلے میں یہ جگہ پرسکون تھی۔ صبح سے انتظار کر رہا ہوں، ابھی بھی نہیں آتی تو میں سیدھا وہیں فلیٹ پر پہنچنے والا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بری طرح بگڑا تھا۔ وہاں سب پھولوں کے ہار لیے بیٹھے ہیں نا تمہارے گلے میں ڈالنے کے لیے، کیوں بار بار اپنی بے عزتی کروانے پر تلا ہوا ہے قربان؟ تیرے بچے تجھے نہیں برداشت کرنے والے اب، یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے تیرے؟ جمیلہ نے بڑی تلخی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں تک آتے آتے وہ اس کی جس فطری ہمدردی میں حسب سابق مبتلا ہو رہی تھی، اس کے انداز پر فوری طور پر ختم ہوئی تھی۔ جہنم میں گئی تیری اولاد، وہ اور زور سے چلایا۔ جمیلہ نے شکر کیا کہ یہ جگہ بالکل سنسان تھی۔ سارے کے سارے حرام کی کمائی پر پل رہے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور وہ تیری بیٹی نمبر 1 کی ایک نہ کہی اور سنی جانے والی گالی سے اس نے بیٹی کو نوازا، اور اس کی یہ بدزبانی نئی بھی نہیں تھی۔ جمیلہ کی عمر گزری تھی اس کے ساتھ۔ اچھے برے موڈ میں وہ ایک ہی ٹون میں بات کرتا تھا، خوش ہوتا تب بھی بات بات پر گالی ہنس ہنس کر دیے جاتا۔ جمیلہ نے اس کی ہر ادا کو دل و جان سے قبول کیے رکھا تھا، مگر اب معاملات و حالات یکسر مختلف تھے۔ خود پر جبر کیے وہ کچھ دیر سر جھکائے اس کی ساری بکواس سنے گئی۔ تو نہیں بدلنے والا قربان، اس روز بھی اس زبان کے پیچھے تجھے گھر سے نکلنا پڑا، اور اب اتنے دن دھکے کھانے کے بعد بھی وہیں کا وہیں۔ اللہ مالک ہے تیرا بھی۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے جمیلہ نے اپنے پرس کو کھول کر ہزار کے 2 نوٹ قربان علی کے ہاتھ پر رکھے۔ بس یہ اتنے سے؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اتنے بھی بہت ہیں، اور خرچہ بھی کیا ہے سوائے نشہ پورا کرنے کے علاوہ تیرا؟ بس اب واپسی کا راستہ پکڑ اپنے راحت قدے کا، اگلی بار میں وہیں آ کر پیسے دے جاؤں گی تجھے، یہاں مت آیا کر، ہاتھ جوڑتی ہوں میں تیرے۔ پرس کی زپ بند کرنے کے بعد اس نے سچ مچ قربان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، مگر وہ اطمینان سے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کے کش لگائے گیا۔ فی الحال تو میں یہیں رہوں گا، وہاں ادھر شہر میں تو سخت گرمی ہے، یہاں کم از کم سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں تو ہیں، بے شک کھانا اپنے پاس سے خریدنا پڑتا ہے۔ جمیلہ نے پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ قربان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اسی پر جمے رہنے کا پکا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ میری بات مان لے قربان، گڈو 2-3 بار دیکھ چکا ہے تجھے، وہ سارے مل کر مجھ پر شک کرتے ہیں کہ میں نے تجھے یہاں بلوایا ہے۔ ابھی تہمینہ غصے میں ہے اور چڑھتی ہے ایسی باتیں سن کر۔
दफ़ा हो फिर वो उस हमदानी के साथ निकाह पढ़वा कर रुखसत कर उसे यहाँ से। अब गुड्डू और मैना को तो बस ठीक कर लूँगा उसके जाने के बाद। हाय हाय, कैसा आरामदेह घर और समंदर का नज़ारा। दिल भर कर रहना भी नसीब ना हुआ अपने घर में। हमारा कहाँ से हो गया, तहमीना का घर है वो, उसका दम है जो आज वहाँ इज्जत से बैठे हैं, वरना तो सारी ज़िंदगी उन्हीं गंदी गलियों में रुलते गुजरी है। मैं तो शुक्र करती हूँ कि उसने हमें अपने साथ तो रखा, सारा खर्चा उठाती है, गुड्डू और मैना को पढ़ा रही है। टूटे हुए लहजे में बोलते हुए वो लम्हे भर के लिए खामोश हुई। बंदा इतना भी एहसान फरामोश ना हो जैसे मैं और तू हैं। ज़िंदगी में जो ऐश किए तहमीना के ही बल पर कर रहे हैं, फिर भी उसके साथ वफादारी तो नहीं निभाई मैंने भी। कुर्बान अली की छोटी छोटी गदरी आंखों में जमीला की इतनी लंबी चौड़ी बात के बाद शर्म की कोई हल्की सी रमक भी नहीं उभरी थी। जमीला की बात के इख्तिताम पर वो बड़ी जहरीली सी हंसी हंसा था। जा जाकर पाँव पकड़ ले फिर उस तहमीना के, मगर मुझसे तो ऐसी उम्मीद रखना मत। अरे औलाद का फ़र्ज़ है माँ बाप की खिदमत करना, जहन्नुम में जलेंगे माँ बाप के नाफरमान। साफ साफ लिखा है कोई एहसान नहीं कर रही तहमीना। ये 4 पैसे कमाकर हमने भी उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ बाप का एहसान तो कोई उतार ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी। हाथ हिला हिला कर तकरीर करने के अंदाज में वो जो कुछ भी कह रहा था सबका सब इंसाफ तलब था। हकूक़ व फ़राइज़, सज़ा व जज़ा, रगों में उतरा नशे का अफरीद, शर्म व गैरत की हल्की सी रमक भी कब की ख़त्म कर चुका था। उसकी वाहिद सामे जमीला भी उकताहट से खाली मैदान को तक रही थी। ज़ैन बहुत दिनों बाद आया था, वो भी सबके बार बार इसरार पर। रोमा का निकाह हो रहा है और एक बार भी तुमने यहाँ आकर झांका तक नहीं। कुछ अपनी पुरानी दोस्ती का ही ख्याल कर लो जो तुम्हारी हारून और रोमा से रही है। सारा ने फ़ोन पर उसे बाकायदा शर्म दिलाई तो उसे कुछ ख्याल आ ही गया। तहमीना की तरफ से मिली चोट के बाद ये उसका पहला सोशल विज़िट था, और वो भी करीब तरीन और अजीज़ तरीन दोस्तों की तरफ। और पहली ही बार उसने उन लोगों की तरफ जाते हुए खसूसी एहतियात भी बरती। अच्छी सी ड्रेसिंग, पसंदीदा खुशबू का छिड़काव, ज़ारा और रोमा के पसंदीदा फ्लेवर का केक और चेहरे पर बहुत मेहनत के बाद लाई हुई मुस्कुराहट। जब वो हुस्ना बेगम को खुदा हाफिज़ कहकर गाड़ी में बैठ रहा था तो उन्होंने भी दिल की गहराई से अल्लाह का शुक्र अदा किया था। शुक्र है कि कुछ नॉर्मल हुआ, वरना कितने दिन से बिल्कुल गुमसुम था। ज़ैन के जाने के बाद उन्होंने बेसाख्ता तौकीर अहमद से कहा था, जिसके जवाब में वो महज करके दोबारा अखबार के पीछे गुम हुए थे। ज़ैन से असूली जंग जारी थी और अब रोमा का रिश्ता तय पा जाने के बाद उनकी उससे सद महरी और भी बढ़ गई थी। हालांकि अब तो वो वजह भी ख़त्म होने को थी जो इस खफकी का बाइस बनी थी। खुद ज़ैन ने भी इस रिश्ते की इतला पर खुद को एक भारी बोझ से आज़ाद महसूस किया था, लेकिन ज़िंदगी से खुशी, बेफिक्री, उम्मीद जैसे रोशन लफ्ज़ यकायक ही गायब हुए थे। दादी के उस वसीओ और इस घर में जिसके कोने कोने से अपनायत फूटती थी, गाड़ी अंदर लाने तक वो किसी माहिर अदाकार की तरह खुद को अगले मंजिल के मुताबिक ढाल लेने की प्रैक्टिस किए गया। अगले ऐलान में रहमत बुआ के नवासों का खेल जारी था। ज़ैन को देखकर वो तीनों बच्चे उसकी तरफ दौड़ कर आए थे। बारी बारी सबसे हाथ मिलाते हुए उसने उन सबको किसी ट्रीट के लिए पैसे दिए और उनके चेहरों पर फैली खुशी को देखकर बड़ी तमानियत से मुस्कुरा दिया। घर में अंदर मज़ेदार सी गहमा गहमी थी। शादी वाले घरों की मखसूस रौनक, छुट्टी का दिन था और लाउंज में जुमला अहले खाना की हाज़िरी मुकम्मल थी। ज़ैन का इस्तकबाल बिल्कुल ऐसे ही किया गया जैसे सालों बाद बैरून मुल्क से आने वाले किसी अजीज़ का किया जाता है। वो आए घर में हमारे हारून के साथ किसी मामले को डिस्कस करते हुए अब्बा ने भी मुस्कुराकर शेर पढ़ा था। आप भी शर्मिंदा करने लगे मामू। वो झींप कर हंसने लगा। तुम बीमार थे, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो कुछ तशवीश से उसकी तरफ देख रहे थे और शायद उनके कहने पर ही बाकी सब ने भी नोटिस लिया था। तुम्हें क्या हुआ, इतने कमज़ोर? रंग भी बिल्कुल जल सा गया है। किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? सबको एक साथ ही उसकी फ़िक्र ने घेरा था। वो मुस्कुरा कर उन सब की गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो सब भी लिफाफा देखकर मजबून भाप जाने वालों में से थे। कहीं दिल तो नहीं लगा लिया? ये सारे आसार इसी के हैं। उसके करीब जमा होने वाली इस्तकबालिया कमेटी ज़रा छोटी तो हारून ने बड़ी राजदारी से पूछा था। ज़ैन हल्के से हंस दिया। दादी कुछ खफा खफा सी अभी भी थी। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी जो हम गरीबों को पूछ लिया। बड़े लोग हो, मर्जी के मालिक तुम भी और तुम्हारे अम्मा अब्बा भी। हमारा क्या ज़ोर, क्या हक। उनके अल्फाज और लहजे दोनों ही से खुली बेरुखी जाहिर हो रही थी। ज़ैन का वास्ता इससे पहले उनके मूड के इस रुख से नहीं पड़ा था, और ज़ारा की शादी के बाद तो वो तहमीना में इस तरह खोया रहा था कि यहाँ आना तकरीबन ख़त्म ही था। इस बात का गुमान ही नहीं था कि दादी अभी तक रोमा के लिए किए गए इनकार को दिल से लगाए बैठी होंगी। वो सचमुच ही सटपटा रहा था। ज़ारा, तुमने बताया ही नहीं कि अम्मा मुझसे इतनी नाराज़ हैं। मैं कब का आकर मना चुका होता।
شگفتہ سے لہجے میں اس نے قریب کھڑی زارا کی طرف دیکھا، مگر دادی اپنے سوال جواب خود نمٹانے کی عادی تھی۔ وہ بھی تمہاری ہی بہن ہے، تمہاری سہولت چاہے گی ہر معاملے میں، ہم خوش ہوں یا ناراض اسے بھی کیا فرق پڑتا ہے۔ زین نے کچھ چونک کر زارا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سایہ سا گزرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بھلا وہ یہ کیوں بھول گیا کہ اب یہ محض نانی کا گھر نہیں، زارا کی سسرال بھی ہے، اور اس نئے رشتے میں سب سے بڑی آسانی فرد جرم عائد کرنے کی ملتی ہے۔ زارا بھی وقتاً فوقتاً صفائی کے کٹہرے میں کھڑی کی جا سکتی تھی۔ میری ملاقات ہی نہیں ہوئی زین سے دادی، بس اس روز دعوت میں جب آپ کے ساتھ گئی تھی تبھی۔ زارا کی بات بھی پوری سن لینی ضروری نہیں تھی۔ ہماری طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے، بے اعتنائی سے کہتی ہوئی وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ ہارون کا فون آیا ہوا تھا، سو وہ چند فاصلے پر جا کر کھڑا ہوا تھا اور لاؤنج کے اس کونے میں چند لمحوں کے لیے وہ دونوں بہن بھائی بیٹھے رہ گئے تھے۔ زین کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا کہ محض خود اس کی وجہ سے زارا کو یہاں خاصی دقت کا سامنا ہو رہا ہے۔ کیا ہارون بھی؟ اس نے بہت سنجیدگی سے زارا کی طرف دیکھا۔ نہیں، انہوں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا، اور دادی بھی بس کبھی کبھی ہی موڈ خراب کرتی ہیں۔ اس وقت اصل میں انہیں تم پر غصہ آ رہا تھا، ابھی دیکھنا ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ جلدی جلدی کہتی ہوئی اتنی معصوم اور بے غرض لگ رہی تھی کہ زین سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں گیا۔ ہارون فون سے فارغ ہو کر واپس آ چکا تھا اور رحمت بوا کی خوشبو اڑاتی ٹرالی دعوت طعام دے رہی تھی۔ ہارون مہمانوں کی متوقع فہرست لے کر زین کے قریب آ بیٹھا۔ قریبی رشتہ دار اور دوست بلائے جانے تھے۔ ایک نظر تم بھی دیکھ لو، شاید کوئی مس ہو رہا ہو۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ زین کو تھماتے ہوئے خود بھی ذہن پر زور ڈال رہا تھا، سو اچانک ہی کچھ یاد آیا۔ وہ زارا بتا رہی تھی کہ کوئی ٹی وی اسٹار اب تمہاری بڑی گہری دوست بن چکی ہے، چاہو تو بلا لو۔ اچھا ہے، پھپھو اور پھوپھا دونوں سے ہی اس بہانے تعارف بھی ہو جائے گا، آگے آسانی رہے گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ شرارت سے ہنسا۔ ہاں تو اور کیا، بڑی پیاری لڑکی ہے تہمینہ، اور اب تو مشہور بھی ہو گئی ہے۔ زین اسے ضرور بلانا پلیز۔ زارا قریب ہی تھی اور یہ تجویز اصل میں اس کی طرف سے آئی بھی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ دوستی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بالکل پرسنل فنکشن میں بھی بلا لیا جائے۔ ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ مصنوعی سی خفگی اختیار کرنے لگا، لیکن زارا کا اصرار بڑھنے لگا۔ میں نے تو روما سے وعدہ بھی کر لیا ہے، اور اس نے اپنی چند دوستوں کو بتا بھی دیا ہے کہ ہمارے فنکشن میں تہمینہ سردار آ رہی ہے۔ وہ سب بھی ایکسائٹیڈ ہیں۔ پلیز، بے وقوف ہو تم بھی اور روما بھی۔ زین کی جھنجھلاہٹ بڑھنے لگی۔ ہارون نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس غیر فطری سی جھنجھلاہٹ کے پیچھے خود کو چھپائے رکھنے کی کوشش نمایاں ہو رہی تھی۔ ہارون نے ایک گہری سانس لی۔ مایوسی اور نارسائی کے احساس سے بھرا یہ تکلیف دہ دور اس نے بھی جھیلا تھا، اور اس درد بھرے دور کی یاد ابھی بھی تازہ ہی تھی۔ تہمینہ ہی وہ لڑکی ہے؟ جب سب ذرا ادھر ادھر تھے، ہارون نے بنا کسی تمہید کے اس سے تصدیق چاہی۔ زین کا منہ حیرت سے ہلکا سا کھلا اور پھر بند ہوا۔ گویا میرا شک درست ہی تھا۔ ہارون نے اس کی خاموشی سے ہی اپنا جواب اخذ کیا، اور اس جیسے بچپن کے گہرے دوست کے آگے بہانے تلاشے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ زین نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کندھوں کو ہلکی سی جنبش دی۔ مجھے پہلے ہی شک ہوا تھا جب تم نے… لمحے بھر کے لیے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ پھپھا نہیں مان رہے یا پھر وہ لوگ کوئی پرابلم کھڑی کر رہے ہیں؟ کم از کم بتاؤ تو صحیح، اس طرح چہرے پر 12 بجا کر کیوں بیٹھے ہو؟ اسے زین سے اس کم ہمتی کی توقع بہرحال نہیں تھی۔ گھر والوں کو تو میں منا لوں گا، اور ان لوگوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے، مسائل کا حل نکل ہی آتا ہے۔ ہارون کے پاس سارے ہی امکانات روشن تھے۔ کاش بات محض اتنی ہی ہوتی۔ زین نے ایک ٹھنڈی سانس اپنے اندر ہی اتاری۔ وہ خود راضی نہیں ہے یار، منع کر دیا ہے اس نے۔ کیا؟ ہارون نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، مجھے کوئی لڑکی منع نہیں کر سکتی ہے کیا؟ ہلکی سی تلخی بھری مسکراہٹ زین کے چہرے پر پھیلی۔ ضرور کر سکتی ہے، لیکن اس صورت میں جب وہ ذہنی طور پر نارمل نہ ہو، یا پھر اس کی قسمت ہی خراب ہو۔ ہارون کو اس اندیکھی لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہوا۔ تہمینہ کے ساتھ دونوں میں سے کوئی ایک بھی بات نہیں ہے۔ ذہنی طور پر وہ بے حد سمارٹ ہے، اور عنقریب اپنی ہی فیلڈ کے ایک اونچے فائنینسر پلس ڈائریکٹر کے ساتھ شادی کرنے والی ہے۔ زین کا لہجہ بے تاثر تھا، اور ہاتھ میں تھمی چائے کی پیالی پر جمی تہ بتا رہی تھی کہ وہ اب پینے کے قابل بھی نہیں رہی ہے۔ ہارون نے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اپنی شادی کے بارے میں اس نے تمہیں خود بتایا ہے؟ نہیں، یہ بات میں نے شوبز کی خبروں میں پڑھی تھی۔ آج کل بہت چرچے ہو رہے ہیں اس کے اور ہمدانی کے۔ شوبز میں اس طرح کی افواہیں اڑنا ان کے پروفیشن کا حصہ ہیں۔ تم سنجیدگی سے مت لو اس قصے کو۔ وہ لے چکی ہے سنجیدگی سے۔ اس نے صاف لفظوں میں مجھے منع کر دیا ہے، اور یہ گھر جس میں وہ لوگ رہ رہے ہیں اسی ہمدانی کا ہے۔ آگے کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟
अब इतने दिन में उसने वाकई आंखें खोलकर तहमीना और हमदानी के ताल्लुक़ के बारे में जानना चाहा था, और हर इतला मायूसी को मज़ीद बढ़ाने का सबब बनी थी। बहुत बड़ी फ्लर्ट है फिर वो। नहीं, ज़ैन ने तेज़ी से हारून की बात काटी। कम अज़ कम मुझसे उसने फ्लर्ट नहीं किया। यकीनन उसकी मजबूरियां हैं। महबूब से बंधी वही खुश उम्मीदी जो आखिरी दम तक साथ चलती है। खैर, अब तो ये कहानी ख़त्म ही हुई। हम बेकार में ही छेड़े बैठे हैं। उसे याद आया वो यहाँ रोमा के निकाह के सिलसिले में होने वाले इंतज़ामात में हाथ बटाने के लिए आया है, अपना दुख रोने के लिए नहीं। जब तक ज़िंदगी बाकी है कहानी ख़त्म नहीं होती। कुछ पता नहीं किस्मत कब मेहरबान हो जाए। मायूस मत होना। अब हर एक तुम्हारी तरह खुशकिस्मत भी तो नहीं हो सकता। इस बार ज़ैन हल्के से हंस दिया। रोमा, ज़ारा और दादी एक साथ ही लाउंज में आ रही थीं। उन दोनों के बीच छिड़ा मौजू खुद ब खुद ही बदल गया। रहमत नरगसी कोफ्ते बना रही है, तुम्हारे लिए खाना खाकर जाना। और कोई हुस्ना को भी फ़ोन करके आने को कह दे। उसका खुद तो दिल चाहता ही नहीं है कि आकर माँ की खबर ले। दादी कहती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। ज़ैन दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। दादी की मोहब्बत का कोई बदल नहीं था, और ये सारी कड़वाहट भी उनकी खालिस उजली मोहब्बत का ही एक रूप थी। असल में तो मैं खुद ही किसी की भी उम्मीदों पर पूरा उतरने में नाकाम रहा हूँ। पूरी दयानतदारी के साथ उसने खुद से ये छोटा सा एतराफ़ किया। आज वो तुम्हारी समिया बेगम गायब हैं, खैर तो है। रोमा बहुत खामोश थी, सो वो ख़ास तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो तो रोज़ ही आती है, आ जाएगी किसी भी वक्त, उसका तो दिल ही यहाँ लगता है। रोमा से पहले ही ज़ारा ने बेसाख्ता कहा था। वो बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, और मेरे अलावा उसकी कोई भी दोस्त नहीं है। बचपन से अब तक हम कभी जुदा नहीं हुए। रोमा ने बहुत संजीदगी से एक बार फिर उन सबको याद दहानी करवाना ज़रूरी समझा। और अब जो तुम कनाडा के लिए बोरिया बिस्तर बांध रही हो, तो फिर समिया का क्या बनेगा? उसका भी तो बंदोबस्त होना चाहिए। ज़ैन ने मसनूई सी तशवीश तारी की। मैं कौन सा अभी जा रही हूँ, और पता नहीं जाऊँगी भी या नहीं। मुझे तो लगता कि समिया का पढ़ाया हुआ सबक ठीक से खुश भी नहीं होने देता था। उन तीनों ने ही हैरत से उसकी तरफ देखा। क्यों नहीं जाओगी तुम? पहले निकाह इसीलिए तो किया जा रहा है कि पेपर्स बनने में आसानी रहे। सारा के लहजे में हल्की सी सख्ती थी। उससे क्या होता है, बहुत सी लड़कियां ऐसे ही बैठी रह जाती हैं। मेरी एक क्लास फेलो का फर्स्ट ईयर में निकाह हुआ था, अभी तक भी नहीं गई है वो अमेरिका अपने शोहर के पास। एक ठीक ठाक मिसाल उसे बरवक्त याद आई। वो कोई और मसला होगा। फ़ाखिर ऐसा नहीं है, और वही क्या सारी फैमिली बेहद महज़िब और मुखलिस है। हारून ने तेज़ी से उसकी बात काटी। रोमा चुप हो रही। माना वो सब बहुत क्लोज थे एक दूसरे से, लेकिन भाई के सामने अपने खदशात पर इससे ज़्यादा खुलकर बात करना भी आसान नहीं था। हारून मुस्तकिल उसी की तरफ देख रहा था, और यकीनन इस छोटी सी बात को लेकर फ़िक्रमंद भी हो चुका था। वैसे सच बताओ, ये दूर की कौड़ी भी समिया की लाई हुई है ना? वरना इतनी अकल की बातें तुम खुद तो कर नहीं सकती। ज़ैन हंसते हुए कह रहा था। हारून और ज़ारा ने बेइख्तियार ही चौंक कर एक दूसरे को देखा। मेरा शुबा ठीक ही था ना हारून? ये समिया रोमा को मुस्तकिल बदगुमान करती है। अब देख लें कितनी बड़ी खुशी ज़िंदगी में आ रही है, लेकिन वो है कि मुस्तकिल खौफ और वहम में मुब्तला है। रात को कमरे में आते ही ज़ारा ने वही सिरा थामा जो ज़ैन ने पकड़ा दिया था। हारून खुद भी कुछ कुछ मुत्तफिक था, लेकिन ज़ारा की तरह फौरी हतमी नतीजा निकालना उसकी फितरत के खिलाफ था। ज़ैन का वहम हो सकता है। समिया ऐसा क्यों करेगी? वो दोनों गहरी दोस्त हैं। हो सकता है आपस में कुछ ऐसा डिस्कस किया हो या नहीं भी। ज़ारा ने बेइख्तियार ही माथे को छुआ। आखिर आप समिया को रियायत देना कब छोड़ेंगे? और तुम उसे इतनी अहमियत देना कब छोड़ोगी? वो उसके नज़दीक आया। उसे तो पहले ही से अहमियत हासिल है। औरों को तो छोड़ें, खुद आप हर बात में उसी को सही करार देते हैं। मेरी तो हर बात बस यूं ही वहम कहकर टाली जाती है। वो उदासी से मुस्कुराई। बेवकूफ़ हो तुम। वो कुछ और नज़दीक हुआ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी प्यारी सी बीवी वहम गुमान के चक्कर में फंसी रहे। समिया सिर्फ रोमा की दोस्त है, लेकिन तुमने उसे अपने एसाब पर इस तरह सवार कर लिया है जैसे वो तुम्हारी। उसने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ी। ज़ारा ने एक ठंडी सांस ली। ठीक कहते हैं आप, मैं वाकई समिया से डरती हूँ। हारून ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ज़ारा का रद्द अमल खिलाफ तवक्को था। ना वो चिढ़ी ना रंजीदा हुई, बस जैसे हथियार डालने वाली कैफियत थी। ज़ारा, उसका दिल बुरी तरह दुखा। मुझे कह लेने दें हारून। वो उदास थी, और इस वक्त साफ जाहिर हो रहा था कि हारून की मोहब्बत भी नुस्खा शिफा साबित नहीं हुई थी। वो आपको छीन लेने की फ़िक्र में है, और अब ये मत कहिएगा कि ये मेरा वहम है। कोई बीवी उन निगाहों को पहचानने में गलती नहीं करती जो उसके हक़ पर नकब लगाती हों। वो इतनी पुर यकीन थी कि इस वक्त वो जो भी उसकी तसल्ली के लिए कहता, यूं ही रायगा जाता। मैं चाहूँ भी तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो जब चाहे अपने हाथ में ले सकती है सबको, चाहे वो रोमा हो
और रोमा तो खैर है ही, लेकिन दादी, वो कुछ कहने से पहले ज़रा रुकी। हारून उसके दर्द भरे लहजे के ज़ेरे असर बिल्कुल खामोश था। और आप भी बेवकूफ़ हो तुम, इतना भी एतबार। प्लीज़ हारून, मुझे कहने दें। बहुत दबाव है मेरे दिल पर और यहाँ बात एतबार की नहीं है। उसका तरीक़ा वारदात ही अलग है। किसी को भी पता नहीं चलता कि वो क्या करने वाली है, और वो कर भी लेती है। हारून से हाथ छुड़ाकर वो बेड पर जा बैठी थी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ रहा था और वह बमुश्किल ही खुद को आंसू बहाने से रोके हुए थी। हारून खामोशी से उसके पास आ बैठा। सारा की हालत ने उसे बड़ा गहरा दुख पहुंचाया था। अगर वो इतनी गहराई में जाकर इस मसले को सोचती है तो इसमें यकीनन कसूरवार वो खुद था। सारा प्लीज़। उसने बहुत नरमी से उसका एक बार फिर हाथ थामा। ज़ारा का हाथ नम और ठंडा हो रहा था और इस दफ़ा उसने छुड़ाना भी नहीं चाहा था। ये सारे डर और वसवसे निकाल कर फेंक दो। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समिया कुछ नहीं कर सकती है, और अगर ऐसा होता भी है तो मैं हूं ना उसे फेस करने के लिए। बहुत मोहब्बत से वो उसे पुरसकून करने की कोशिश किए गया। कई आंसू सर झुकाकर बैठी ज़ारा के दामन में गिरे और दिल किसी मेहरबान लहजे की तासीर के ज़ेरे असर आता हुआ इस तरह महसूस हुआ जैसे शादी के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में हुआ था। हारून के इसरार पर उसे निगाह उठानी ही पड़ी। खबरदार जो अभी आंसू बहाए। और रही समिया तो उसके लिए अब जल्द ही कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना पड़ेगा। ठीक। हारून ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई।